Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 8 science. Today we are going to start chapter 7, that is conservation of plants and animals. So प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड क्या मेथड्स हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, ये सारा कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. We saw in class 7th that Paheli and Bhujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. So class 7th में आपने एक चैप्टर में पढ़ा हुआ था ना, जहाँ पर फॉरेस्ट में एक टूर पे गए थे पहेली एंड बूझो उनके क्लास के स्टूडेंट्स के साथ. एंड कौन था और साथ में प्रोफेसर अहमद एंड टीबू थे. They were eager to share their experiences with their classmates. and वो जो भी लोग गए थे ना, वो वहाँ का फॉरेस्ट को विजिट करने का जो एक्सपीरियंस था वो सारे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे थे. Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी. सो क्लास के कुछ जो चिल्ड्रंस थे ना, वो भरतपुर सेंचुरी होकर आए थे. सो उनको वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना था. सो यहाँ पर एक चीज़ क्या, भरतपुर सेंचुरी जो है वो राजस्थान में सिचुएटेड है. क्योंकि आप पता है पढ़ो कि बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारा कुछ जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं एंड इनके नेम अलग है. सो हमें एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर क्या सिचुएटेड है. सो भरतपुर सेंचुरी कहाँ पर है, ये है राजस्थान में. Some others had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क. सो कुछ ने काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है उसके बारे में सुन रखा था. देन लकचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लकचौ वो भी कहाँ है, असम में है. देन ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो वहाँ पर ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है. देन उसके बाद टाइगर रिजर्व्स हैं. तो ये सारे जो अलग अलग फॉरेस्ट से रिलेटेड एरियाज थे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर विजिट करके आए थे जो चिल्ड्रंस थे, या फिर उन लोगों ने इसके बारे में सुन रखा था. तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे. नाउ पहेली के माइंड में यहाँ पर ये ना नेम सुन के क्वेश्चन आ रहा है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, अगर नेशनल पार्क जो बन रहे हैं, इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस है. सो शी इज आस्किंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो ये सब बनाने का मेन पर्पस क्या है. सो पर्पस ये है ना कि यहाँ पर हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है एंड कंजर्व करना है, क्योंकि जो इकोसिस्टम है ना कहीं वो एक्सप्लॉइट हो रहा है. बट अगर इस टाइप से ऐसे बना दिया जाए बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क्स, तो वहाँ पर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक टाइप से कंजर्व हो जाती है एंड प्रोटेक्शन मिलता है उसको. दैट इज वाई इन सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है. नाउ अब एक कंसीक्वेंस होगा अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व ना बनाएं, नेशनल पार्क ना बनाएं, दैट मीन्स कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व ना करें. सो क्या कंसीक्वेंसेस होंगे. तो सबसे मेन चीज़ है, अगर हम प्लांट्स को कंजर्व नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या है हम देखते हैं. सो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. A great variety of plants and animals exist on earth. अर्थ पे क्या है, बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. They are essential for the well-being and survival of mankind. So ये किस लिए important है, किस लिए essential है, mankind के survival के लिए, क्योंकि प्लांट से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फूड मिलता है. तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए. दैट इज़ वाई बहुत इसेंशियल है. टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन. एंड मेन थ्रेट क्या है सर्वाइवल के लिए, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, जो ट्रीज को कट करके उस लैंड को क्या कर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री और फैक्ट्री और क्रिएटिंग अ सोसाइटी देयर, या किसी भी और पर्पस से ट्रीज को अगर कट कर दिया जाता है एंड लैंड जो है वो क्लियर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन. देखो फॉरेस्ट वर्ड तो यहाँ पे समझ आ रहे हैं ना, अगर आपको स्प्लिट करोगे इसको तो फॉरेस्ट है, देन डिफॉरेस्टेशन मतलब हम फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं. सो क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्रीज को कट करना. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. तो क्या है, फॉरेस्ट को क्लियर करना ट्रीज कट करके एंड उस लैंड को किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करना.
Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. So trees का जो कटिंग होती है ना फॉरेस्ट में से, वो कुछ पर्पस दिए हुए हैं यहाँ पर कि किस लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है. प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन. सो वहाँ पर अब देखो ट्रीज है ना, तो ट्रीज सारे ट्रीज से कुछ ना कुछ फ्रूट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है ना. अब हर एक ट्री का इंपॉर्टेंस अलग है. कई सारे ट्रीज ऐसे हैं सिर्फ ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए होते हैं. मतलब वो क्या है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. उनसे ऐसे हमको कोई फ्रूट या फिर कोई और चीज़ नहीं मिलती है. दैट इज वाई क्या करते हैं, वो ट्रीज को कट करके वहां पर कोई भी क्रॉप का कल्टीवेशन कर लेते हैं. अब क्रॉप के कल्टीवेशन से क्या है, इनकम होगा. दैट इज वाई क्या किया जाता है, कल्टीवेशन के लिए लैंड प्रोक्योर कर लिया जाता है. देन बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. सो अब कई सारे लोगों को फैक्ट्री सेटअप करना है, सो उसके लिए भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट कर लेते हैं. या फिर आपने सुना भी होगा मेट्रो प्रोजेक्ट्स आज के टाइम पे बन रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है, काफ़ी सारे लैंड्स को पे जहाँ पर बन रहे हैं तो वहाँ पर ट्रीज को कट किया हुआ है. या फिर आप कुछ फोटोग्राफ्स देखोगे ना, अगर पुरानी फोटोग्राफ्स देखोगे सेम प्लेस की, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हुआ करते थे. बट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया, फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया. सो हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट कर लिया. देन मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. सो फर्नीचर और वुड बनाने के लिए क्या है, ट्रीज को कट करते हैं क्योंकि जो ट्रीज की स्टेम एंड ब्रांचेज हैं वो फर्नीचर बनाने में काम आती है. Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. And ये तो क्या है, man-made causes हैं क्योंकि ये human कर रहा है. But कुछ natural causes भी होते हैं जिनसे deforestation हो सकता है. उसमें क्या आता है, फॉरेस्ट फायर. बट ये फॉरेस्ट फायर जो है ना, वो भी काफ़ी बार ह्यूमन एक्टिविटीज से ही लगती है क्योंकि जो फॉरेस्ट के कॉर्नर्स पे रहते हैं, आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं फॉरेस्ट पे जो भी लोग, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है फॉरेस्ट में वो कई बार हो जाता है. या फिर कैंप फायर्स जो हैं उसके थ्रू लग जाता है. या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस कंडीशन में फॉरेस्ट में फायर लगते हैं. देन सीवियर ड्रॉट्स, अगर रेनफॉल नहीं होती है तो फॉरेस्ट में ट्रीज जो होते हैं वो क्या है, ड्राई हो जाते हैं लीव्स, एंड वो लीव्स ड्राई होने के बाद झड़ जाते हैं. सो दैट इज़ वाई सीवियर ड्रॉट्स कंडीशन में भी डिफॉरेस्टेशन होता है. नाउ देयर इज एक्टिविटी 7.1. Add more causes of deforestation to your list and classify them into natural and man-made. So यहाँ पर और सारे causes बताने हैं जो डिफॉरेस्टेशन के हैं. सो नेचुरल कॉजेज में तो जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है ना, कई बार लैंडस्लाइड्स आ गए तो लैंडस्लाइड्स में भी क्या है, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है. आपने अभी 2016 में आई गेस उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे जो, ठीक है ना, एक्सेसिव रेन की वजह से. उसमें भी क्या हुआ, काफ़ी सारे ट्रीज रेन के साथ जो फ्लड्स आए थे उस फ्लो में निकल जाते हैं फ्रॉम द रूट. देन सुनामी आता है, या फिर कोस्टल एरियाज पे जो साइक्लोन्स होते हैं, काफ़ी सारे जो कॉजेज हैं, हैवी विंड है, उसकी वजह से ट्रीज जो हैं वो अपरूट होके ही निकल जाते हैं. सो ये नेचुरल कॉजेज हो गए. मैन मेड कॉजेज तो क्या है, एक तो सिंपली जो मैन है वो ट्रीज को कट करता है फॉर देयर बेनिफिट, या फिर एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो आप फॉरेस्ट लैंड का. तो उस कंडीशन में भी क्या होता है ना, फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वहाँ पर डिस्टर्बेंस है, एंड इस वजह से ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है कई बार प्लांट्स को, तो वो ग्रो नहीं करते हैं. तो बहुत सारे रीजंस जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन के लिए हैं. बट अब अगर डिफॉरेस्टेशन के लिए इतने सारे रीजंस हैं एंड डिफॉरेस्टेशन बहुत हार्मफुल है, सो उससे क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उसे देखते हैं हम. मे बी इसके बाद आपको आइडिया लगे कि डिफॉरेस्टेशन क्यों नहीं करना चाहिए. अभी तो आप बहुत लाइटली ले रहे हो सकता है, मतलब मे बी पॉसिबल कि काफ़ी सारे लोग लाइटली ले रहे होंगे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो अच्छा है ना, फैक्ट्रीज बन रही है, हाउसेज बन रहे हैं, फर्नीचर हमको फॉरेस्ट कटने से ही मिल रहा है, वुड से ही मिल रहा है. बट अगर हम सारा यही डेवलपमेंट देखते रहेंगे तो क्या होगा, कंसिक्वेंसेस वो अब हमें देखना है. पहेली एंड बूझो रिकॉल्ड द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो वो डिफॉरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस रिकॉल करने का कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने प्रोफेसर अहमद एंड टीबू के साथ फॉरेस्ट विजिट पे समझे थे. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. So deforestation का सबसे फर्स्ट कंसिक्वेंस क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होना. अब उसके लिए क्या बोलोगे, हम तो कूलर और एसी लगवा लेंगे, ऐसा अगेन वो क्या रहेगा, एक पॉल्यूशन का कॉज होगा. तो डिफॉरेस्टेशन से जो क्या हो रहा है ना, ट्रीज कम बच रहे हैं. अब ट्रीज कम हो रहे हैं तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है
उसका अमाउंट कम होगा। अब पॉपुलेशन तो इतनी सारी है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत रिलीज होगी ही, तो प्लांट कम है तो कम कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पॉल्यूटेबल है, दैट इज वाई पॉल्यूशन भी होगा। एंड एक और कॉज क्या है पॉल्यूशन का, जो व्हीकल्स हैं या फिर फैक्ट्रीज हैं, हार्मफुल गैसेज आती हैं उनको और कौन क्लीन कर देता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। देन सेकेंड कंसिक्वेंस क्या है, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लोअर हो जाता है बिकॉज प्लांट्स नहीं रहते ना, तो सॉइल की जो कैपेसिटी होती है वो वाटर को अब्जॉर्ब करने की वो डिक्रीज हो जाती है, वहाँ से वाटर क्या है फिर फ्लो होने लगता है। सो इसीलिए ग्राउंड तक नहीं पहुँचता है वाटर एंड ग्राउंड वाटर लो हो जाता है। They know that deforestation disturbs the balance in nature, and पहले एंड बूझों को तो पता है ये चीज़ कि डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से क्या आ रहा है, नेचर में बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of soil will decrease. उनको प्रोफेसर अहमद ने बताया हुआ था कि अगर फॉरेस्ट को कट करना ऐसे ही कंटिन्यू रहा ना तो क्या होगा, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी जो रहेगी वो डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि रेनफॉल कैसे कम होगा, क्योंकि अब वाटर ही नहीं होगा या पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो वाटर साइकिल इफेक्ट होगी, तो प्रॉपर रेनफॉल नहीं होगी। एंड देन सॉइल की फर्टिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पर ट्रीज नहीं है, सो वाटर एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है एंड जो अपर लेयर है वो डेजर्टिफाई हो जाएगी। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. So floods and droughts के जो natural calamities होती हैं, natural disaster हम जिनको बोलते हैं, वो होते हैं क्या, flood and droughts बहुत common हो जाएगा। floods क्यों आएगा, because soil water absorb नहीं करती है and trees नहीं होने की वजह से water directly अर्थ सरफेस पे आएगा, जो फॉरेस्ट सॉइल सरफेस है वहाँ पर आएगा एंड वहाँ पर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या रहेगा, फ्लड्स की कंडीशन आएगी। देन ड्रॉट्स, रेनफॉल सफिशिएंट नहीं होगी तो उस कंडीशन में ड्रॉट्स आएंगे। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ऐसे आपने पहले पढ़ा हुआ है बट रिकॉल करा रहे हैं आपको कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. So क्या हो रहा है ना कि अगर ट्रीज का अमाउंट कम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट रेज को ट्रैप कर लेती है, मतलब एक ब्लैंकेट बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड ने और हीट रेज जो आई हैं उनको वहीं पर ट्रैप कर लिया अर्थ सरफेस पे। अब हीट रेज जो है वो ट्रैप हो गई तो उससे क्या हो रहा है, the increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause drought. तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा हीट रेज ट्रैप होने की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी एंड रेनफॉल रिड्यूस होने से क्या होगा, ड्रॉट्स आएंगे। तो कई सारी चीज़ें जो अर्थ गोल है ना हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ड्रॉट्स आ रहे हैं। Deforestation is a major cause which leads to a change in soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. So deforestation जो है वो एक बहुत बड़ा cause है किस चीज़ के लिए, जिससे कि soil की properties जो है वो change हो रही हैं। कौन सी properties, जो physical properties है ना soil की, वो कैसे क्या affect करती हैं और वो चेंज हो जाती है प्लांटेशन से एंड वेजिटेशन से। अब वहाँ पर प्लांटेशन एंड वेजिटेशन होगा किसी भी सॉइल पे तो उसमें जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब होंगे, वाटर एब्जॉर्ब होगा। बट अगर प्लांटेशन एंड वेजिटेशन नहीं है तो फ्लड्स वाली कंडीशन हो जाती है एंड वाटर जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है।
रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सो आपने क्लास 7th में पढ़ा है ना कि कैसे ट्रीज जो है वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। सो क्या होता है ना कि जो ट्रीज हैं उनकी रूट्स सॉइल के पार्टिकल्स को ट्रैप करके रखते हैं, सॉइल को फ्लो होने से बचा लेते हैं। Fewer trees result in more soil erosion. So अगर कम ट्री होंगे तो उससे क्या है, ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाएगा। Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. और जब फ्लड्स आते हैं या फिर विंड है उस टाइम पे अपर लेयर क्या है, फ्लो ऑफ हो जाएगी, वहाँ पर रिमूव हो जाएगी एंड जो लोअर लेयर्स हैं वो एक्सपोजर में आ जाते हैं। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। तो ये जो सॉइल होती है ना, जब टॉप लेयर रिमूव हो गई तो जो सॉइल बच रही है वो लेस फर्टाइल होती है एंड लेस ह्यूमस होती है। इससे क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लांट को जो ग्रोथ होती है ना उसके लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो जनरली टॉप लेयर ऑफ सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। Gradually, the fertile land gets converted into desert. It is called desertification. So जो fertile land है वो top layer remove होने से क्या होगा, rocky layer बाहर आ जाएगी and simply land जो है वो desert में convert हो जाएगा and इस process को ही क्या बोलेंगे, desertification. Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. तो deforestation से और क्या हो रहा है, water की soil की जो water holding capacity है ना वो decrease हो रही है। The movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced. So जो मूवमेंट हो रहा है ना वाटर का सॉइल के ऊपर, उससे क्या होगा कि अगर ट्रीज हैं तो सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करेगी, बट अगर ट्रीज नहीं है तो सॉइल का जो ग्राउंड वाटर तक, ग्राउंड सरफेस तक जो वाटर जाता है ना, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन रेट, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स। तो उस कंडीशन में क्या आएंगे, वाटर सरफेस पे रहेगा तो फ्लड्स आएंगे। The other properties of the soil like nutrient content, texture etc. also changes because of deforestation. So deforestation से सिर्फ यही कॉज नहीं है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी डिक्रीज होगा एंड टेक्सचर भी इवन डिक्रीज होता है, बेकार हो जाता है टेक्सचर। We have studied in class 7th that we get many products from forest. List these products. Will we face shortage of these products if we continue cutting trees? So हमें फॉरेस्ट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, टेक्सटाइल जो मिलता है, उसके बाद काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो अगर फॉरेस्ट जो है वो कट होते रहे, शॉर्टेज ऑफ ट्री रहेगी, तो हमें ये सारे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएगा क्या। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इम्पॉर्टेंट ट्रीज जो है ना, जो यूजफुल ट्रीज हैं, अगर वो भी कट होते गए सो हमें मेडिसिन्स नहीं मिलेंगी। देन उसके बाद जो ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए तो लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है फॉरेस्ट को। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज हैं मेनली वो फॉरेस्ट में हैं एंड ग्रीन लंग्स हैं वो, क्योंकि क्या है, उनसे हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, एंड लंग्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी तक करते हैं। सो बहुत सारे जो सब्सटेंसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं एंड अगर ट्रीज़ को ऐसे ही हम कट करते रहे सो वो सारे सब्सटेंस मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। Fine. Then activity 7.2, animal life is also affected by deforestation. How? List the points and discuss them in your class. So यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एनिमल्स की लाइफ भी जो है वो अफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन से। तो यहाँ पर पॉइंट्स बताना है कि क्यों एंड क्लास में डिस्कस करना है। सो एनिमल्स की लाइफ कैसे अफेक्ट होती है ना, क्योंकि देखो फूड नहीं मिलता है, अगर ट्रीज को कट कर दिया जाएगा तो जो एनिमल्स हैं जो प्लांट पे फॉर देयर फूड डिपेंडेंट हैं उनको वहाँ से फूड नहीं मिलेगा एंड फूड नहीं मिलेगा तो उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा। देन उसके बाद अगर ट्रीज नहीं होंगे तो शेल्टर प्रोवाइड नहीं होगा एनिमल्स को, सो हंटिंग के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो एनिमल्स अल्टीमेटली क्या है, डिफॉरेस्टेशन होने से अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो अभी तो हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बट हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं जिससे कि डिफॉरेस्टेशन ना हो। सो यहाँ पर देखते हैं
Having become aware of the effect of deforestation, Paheli and Bujho are worried. So इतने सारे इफेक्ट देखने के बाद डिफॉरेस्टेशन के आप लोग भी वरीड हो गए ना कि अगर ऐसे ही ट्रीज कटते रहे तो आपके बड़े होने तक तो कुछ भी बचेगा नहीं. मतलब ऑक्सीजन भी ऐसा लगेगा कि सिलेंडर्स आपको बाय करना पड़ रहा है, जैसे अभी प्योर वाटर या फिर ड्रिंकेबल वाटर खरीदना पड़ता है ना, ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आएंगे जो मार्केट में मिलेंगे अगर ऐसी डिफॉरेस्टेशन रहा तो. सो अभी उनको देखना है कि कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. तो वो क्या करते हैं, वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं पूछने के लिए कि कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं. Biosphere is that part of earth in which living organisms exist or which supports life. So बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड लाइफ को सपोर्ट करते हैं. दैट मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली उनमें क्या है, लाइफ है. तो जो लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, एंड ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड आया है वो किससे डिराइव हुआ है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से. रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, their interrelationships and their relationship with the environment. So जो अर्थ पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी. अब एनिमल्स एंड प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में इंटर रिलेशन है और इन रिटर्न किससे रिलेशन है, इन्वायरमेंट से. तो ये पूरी जो स्टडी है वो किस में आ जाती है, बायोडाइवर्सिटी. एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायो वर्ड है ना वो किसके लिए यूज होता है, लिविंग सेल के लिए. सो लिविंग सेल जो पूरे अर्थ के स्फीयर में जहाँ पर भी लिविंग सेल एग्जिस्ट कर रही है वो सब किस में आ जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में. तो ये दोनों टर्म क्लियर हुए, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर. Then Professor Ahmed organizes a visit to a biosphere reserve for Paheli and Bujho and their classmates. So Paheli and Bujho को क्यूरियस थे, उनको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसे किया जाए इस कंसर्न में वो प्रोफेसर अहमद के पास गए. तो उन्होंने क्या किया ना, एक बायोस्फीयर रिजर्व पे उन लोगों का एक विजिट प्लान किया. ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, एंड उन्होंने कौन सी प्लेस सिलेक्ट की, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. So उन्होंने वहाँ पर क्या देखा ना कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वहाँ पर वो किसकी तरह सिमिलर है, जो हिमालयन पीक पे कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एंड जो लोअर वेस्टर्न घाट्स में जो एनिमल्स एंड प्लांट्स थे उनसे थोड़ा थोड़ा सा बिलोंगिंग्स सिमिलर थे. प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक. सो उनको क्या लगा, जो पचमढ़ी में बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है काफ़ी, बिकॉज हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट जो है दोनों जगह की जो ऑर्गेनिजम्स थे वो वहाँ पर प्रेजेंट है. He requested Madhav ji, a forest employee, to guide them, the children inside the biosphere reserve. उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट के एक एम्प्लॉय थे माधव जी, उनसे बोला कि चिल्ड्रंस को बायोस्फीयर रिजर्व जो है पूरा अंदर से घुमाना है. He explains that preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage. So उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, जो ये बायोस्फीयर रिजर्व का प्रिजर्विंग एरिया होता है ना वो हमारी नेचुरल हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है उसकी, बिकॉज हमारे कंट्री में जो भी बायोडाइवर्सिटी है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है वहाँ पर. दैट इज उसकी क्या है, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है. Madhavji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. So माधव जी ने उनको ये भी बताया कि हमारे पर्सनल एफर्ट्स या फिर सोसाइटी के एफर्ट्स के अलावा गवर्नमेंट की भी एजेंसी तो थी काफ़ी सारी जो फॉरेस्ट की केयर में लगी हुई हैं. The government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ या फिर हम बोल सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए हुए हैं जिससे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected area
for conservation of plants and animals present in that area. So कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के लिए क्या क्या किया हुआ है, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं या इस टाइप से जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं वो बनाए हुए हैं, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। तो आपने यहाँ ये तो देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व बना रही है, बट ये चीज़ें होते क्या है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं या बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। सो हम यहाँ पर देखते हैं, to protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserve have been enmarked। तो क्या हुआ ना, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो क्यों मार्क किए हुए हैं, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाना। सो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स हैं उनको कंबाइनली क्या बोल देते हैं, फ्लोरा, एंड जो एनिमल्स हैं उसको क्या बोलते हैं, फाना। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज 3 टाइप के हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस विच दे अप्लाई। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है, and one more thing, plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there। So जो ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, वहाँ पर प्लांटेशन करना या किसी भी टाइप का कल्टिवेशन करना, ट्रीज कट करना, आपके पर्सनल पर्सनल प्रॉपर्टी में जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रेजिंग या फिर हंटिंग, पोचिंग, किसी एनिमल को पकड़ना, सारा कुछ जो है वो प्रोहिबिटेड है। इवन बोलना चाहिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिकॉज नॉर्मल एरिया में भी प्रोहिबिटेड होता है जो नॉर्मल ओपन फॉरेस्ट है, बट लोग वहाँ पर जाते हैं। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, सबसे पहले तो एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंसेस टू देम एंड देयर हैबिटेट। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, एनिमल्स को किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी भी टाइप के डिस्टर्बेंस से, एंड उनमें ना हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाता है ना एनिमल्स को डिस्टर्ब किया जाता है, सिर्फ उस एरिया को पूरा कवर कर दिया जाता है जिससे प्रोटेक्शन हो, एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए। देन नेशनल पार्क है, एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ा सा आउटर एरिया भी होता है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स तो है ही, वो अपने एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं प्रॉपरली, बट बाहर एनिमल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है थोड़ा बहुत अलाउड होता है, मतलब वहाँ पर फ्रीली जो है वो आ जा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर बंद रहेंगी, बट एटलीस्ट वहाँ पर जाने की परमिशन होती है। देन क्या आ जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, large area of protected land for conservation of wildlife, plants and animal resources and traditional life of the tribal living in the area। So biosphere reserve में सबका ही conservation होता है, whether it is plant or animal or any living organism and even the tribals living there। So इन सारे लोगों को जो conserve करने के लिए जो areas constrict किए जाते हैं, mark किए जाते हैं, वो क्या है, biosphere reserve। तो सिर्फ animals and उनकी habitat को बिना disturb किए हुए protect करना है wildlife sanctuary, एंड वाइल्ड लाइफ जो पूरी है उसको एक एरिया प्रोवाइड करना है जहाँ पर जाना इजीली अवेलेबल हो, एंड वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करना। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो उनमें फ्रूट्स होते हैं, दे आर नॉट एज मच यूज्ड, तो उसको यूज़ करना या फिर और जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करना अलाउड होता है। एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, एनिमल, प्लांट्स एंड सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व किया जाता है। Then coming to activity 7.3, what you have to do here, find out the number of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve in your district, state and country. Record in table 7.1, show these areas in an outline map of your state and India। So यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है वो यहाँ पर मार्क करना है, नोट डाउन करना है, एंड उसको इवन आपके जो स्टेट मैप है इंडिया के मैप पे मार्क करना है। जैसे यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मेनली क्या है, सतपुड़ा नेशनल पार्क आ जाता है, उसका एरियाज है। तो यहाँ पर तवा रिजर्वायर है नियर बाय बोरी सेंचुरी। सो ये सारा कुछ यहाँ पर मैप में मार्क्ड है। सो ऐसे ही आपको स्टेट एंड इंडिया के मैप में मार्किंग करना है ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व की। सो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, जो
टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज हमने देखे, उसमें भी बायोस्फीयर रिजर्व. चिल्ड्रंस along with Professor Ahmed and Madhav ji enter the Biosphere Reserve area. So जो चिल्ड्रंस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व गए हैं ना विजिट के लिए, तो वो फाइनली बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है वहाँ पर एंटर करते हैं. Madhav ji explains that biosphere reserves are the areas meant for conservation of बायोडाइवर्सिटी. तो माधव जी उनको जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं वो क्या बताते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. So क्या है कि आपको इतना तो पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी वो क्या है, पर्टिकुलर कि कोई भी एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, वो उस एरिया का क्या हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी. The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. So biodiversity क्या कर रहा है, किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या कर रहे हैं, किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर को मेंटेन कर रहे हैं. मेंटेन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो उसको वहाँ से एक्सटिंक्ट नहीं होने दे रहे. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. So biosphere reserve में क्या है, और दूसरे protected areas भी involved होते हैं, जैसे कि wildlife sanctuary and national park. The Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and पचमढ़ी. सो जो पचमढ़ी में बायोस्फीयर रिजर्व है ना उसके अंदर एक नेशनल पार्क आता है जिसका नेम है क्या, सतपुड़ा नेशनल पार्क, एंड दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, वन इज बोरी सेंचुरी एंड अनदर वन इज पचमढ़ी. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो सेंचुरी है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है उसकी यहाँ पर मार्किंग की हुई है. नेक्स्ट एक्टिविटी 7.4 यहाँ पर क्या है, लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया. सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली. लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज. हाउ कैन दीज बी चेक्ड, डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक. सो किसी भी एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे अफेक्ट होती है, क्या क्या रीजंस इन्वॉल्व हैं उसके लिए, एंड काफ़ी बार क्या होता है ना अननोइंगली भी ये अफेक्ट होती है जो बायोडाइवर्सिटी है. सो उसके रीजंस भी बताना है एंड क्लास में डिस्कस करना है. नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, फ्लोरा एंड फना. As the children walked around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of फॉरेस्ट. सो जब चिल्ड्रंस जो थे ना वो प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी के साथ विजिट कर रहे थे बायोस्फीयर रिजर्व की, सो उन्होंने क्या देखा, बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे ट्रीज एंड बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटीज़ है वो देख रहे थे, तो वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे जो ग्रीन वेल्थ है फॉरेस्ट की. दैट मीन्स की जो ग्रीनरी है, ग्रीन प्लांट्स हैं, उसको ही क्या बोला है, ग्रीन वेल्थ. दे वर हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज, एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. सो उनको जो इतने लंबे लंबे इतने टॉल जो थे टीक ट्रीज थे ना वो देख के बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही थी, जॉय हो रहा था. एंड एनिमल्स जो थे फॉरेस्ट में वो देख के भी उनको बहुत रिलैक्सिंग हो रहा था कि यहाँ पर कितना ब्यूटी है. सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट. और पहेली ने सडनली क्या हुआ, एक रैबिट देखा एंड उसको लगा कि उसको रैबिट को कैच कर लेना चाहिए. शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट. सो वो क्या कहती है, रैबिट के पीछे पीछे भागने लगती है. प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर. तो प्रोफेसर अहमद क्या उसको स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं. एंड एक्सप्लेन्स दैट एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट. और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल्स कैसे अपने हैबिटेट एंड अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा हैप्पी रहते हैं. जैसे आप लोग हो ना कि आपको अगर बोला जाए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तो आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना, वहाँ पर हैप्पीनेस नहीं आती है फिर. तो वैसे ही एनिमल्स के साथ है जहाँ उनका कंफर्ट जोन होता है एंड जहाँ वहाँ पर ही वो हैप्पी होते हैं. Madhav ji explained that some animals and plants typically belong to a particular area. तो माधव जी क्या एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं. अगर हम बात करें ऑन
पोलर बियर है, सो पोलर बियर क्या है, सिर्फ अंटार्कटिका या फिर जहाँ ग्लेशियर्स है वहीं पर होता है। तो वैसे ही फॉरेस्ट में भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जो है फॉरेस्ट है वहाँ तक ही लिमिटेड होते हैं। The plants and animals found in particular area are termed as flora and fauna respectively. तो कोई भी प्लांट है या फिर एनिमल है जिस भी पर्टिकुलर एरिया में, तो उनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, प्लांट्स को फ्लोरा एंड एनिमल्स को फाना। देन उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 7.2 फिगर में कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स की फिगर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, वाइल्ड डॉग, देन सेकेंड वन इज चीतल, इट इज अ काइंड ऑफ डियर, थर्ड वन इज वोल्फ एंड ये डी इज लेपर्ड, देन E is fern and F is जामुन ट्री, दैट इज ब्लैक करेंट। सो ये क्या है, कुछ वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स हैं जो कि पहेली एंड बूझो और जो चिल्ड्रंस थे उनको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिले। नाउ एक्टिविटी 7.5, ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्लोरा एंड फाना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। आपको अपने एरिया में जो फ्लोरा एंड फाना है, दैट मीन्स कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है एंड एक लिस्ट में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, अभी तो ये तो एकदम नया वर्ड आ गया है। Soon the group quietly enters the deep forest. So जो चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, जो ग्रुप था पूरा बायोस्फीयर रिजर्व विजिट कर रहा था, तो वो क्या है, डीप फॉरेस्ट में एंटर करता है। चिल्ड्रंस आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। सो चिल्ड्रन बहुत बड़ी सी स्क्विरल देख के घबरा जाते हैं, सब सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो गार्डन स्क्विरल देखी थी, वो तो छोटी सी होती है। दैट इज वो जब जाइंट स्क्विरल देखते हैं ना तो उसको देख के सरप्राइज हो जाते हैं। दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल एंड वो जो बिग स्क्विरल होती है जिसको जाइंट स्क्विरल भी बोलते हैं, उसकी टेल काफ़ी बड़ी होती है एंड फ्लफी होती है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। सो अब उनको क्या है, क्यूरियोसिटी हो गई। जैसे आप भी कोई न्यू चीज़ देखते हो, क्यूरियोसिटी होती है ना, ऐसी चिल्ड्रंस को भी हो गई। Madhaji tells that this is known as a giant squirrel and is endemic to this area. So Madhaji ने क्या बोला कि ये एक giant squirrel है and सिर्फ इसी एरिया तक है। That is why it is called as endemic species. Endemic species are those species of plant and animals which are found exclusively in a particular area. So endemic species क्या होते हैं, ऐसे species हैं plant and animal के जो कि किसी एक particular area तक ही प्रेजेंट है, लिमिटेड है, उसके आगे वो प्रेजेंट नहीं होते या दूसरे टाइप के एरिया में। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। तो वो क्या है, नेचुरली किसी दूसरे एरिया में नहीं होते हैं, आर्टिफिशियली हम उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर भी सकते हैं। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. So एक किसी भी टाइप का प्लांट और एनिमल जो है ना, वो किसी स्टेट या फिर जो जोन बनाए या कंट्री बनाए वहाँ तक भी रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, कि सिर्फ लिमिटेड है, वहाँ तक ही लिमिटेड है। सो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो एंडेमिक। माधवजी शो साल एंड वाइल्ड मैंगो as two examples of the endemic flora of the पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सो माधव जी ने क्या दिखाया, साल का ट्री जो होता है एंड वाइल्ड मैंगो ट्री जो है, ये क्यों दिखाते हैं वो चिल्ड्रंस को, क्योंकि वो क्या है, एंडेमिक फ्लोरा है जो सिर्फ पचमढ़ी में ही मिलता है। Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic flora to this area. So animals में क्या है, बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्विरल है एंड जो फ्लाइंग स्क्विरल है वो सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, उसके दूसरे एरिया में नेचुरली नहीं प्रेजेंट होते। तो ये क्या हो गए, उस एरिया के एंडेमिक स्पीशीज हो गए। Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो प्रोफेसर अहमद फिर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए या फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हो या फिर किसी न्यू स्पीशीज़ को उस हैबिटेट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, जो नेचुरल हैबिटेट है ना वहाँ की वो डिस्टर्ब होगी। किसके लिए, एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए। एंड वो एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होंगे, एंडेंजर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि उनको वहाँ पर से ख़त्म होने का जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडेंजर। तो उनका एग्जिस्टेंस जो है वो डेंजर में आ जाएगा।
यहाँ पर जाइंट स्क्वेरल जिसकी टेल फ्लफी फ्लफी और लॉन्ग होती है ना, वो यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है. Then here is something important. Species is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with a member of other species. Members of a species have common characteristics. तो species क्या है? Simply एक group of population है जिनमें कि आपस में क्या हो सकता है? interbreeding हो सकती है. अब आप ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में किसी एरिया में बोल दो कि वहाँ के ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, वहाँ पे जो कैटल्स प्रेजेंट है दैट इज काउ एंड बुफेलो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है. एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिनमें आपस में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल हो, दैट मीन्स कि जो भी एक स्पीशीज है ना, पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसको कब हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं? जस्ट इन दैट केस जब वो रिप्रोड्यूस करें एंड एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. सो उस कंडीशन में ही क्या बोल सकते हैं कि वो जो दो मेंबर्स हैं वो एक सेम स्पीशीज के हैं एंड एक पॉपुलेशन का ग्रुप से है. क्लियर है? सो स्पीशीज क्या होती है? सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है. एंड ये जो स्पीशीज का एक ग्रुप रहेगा ना, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सेम है. फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग का देखें तो सारे ही ह्यूमन बीइंग में मोस्ट जनरली क्या होता है? 2 हैंड्स, 2 लेग्स, 2 आईज, 1 नोज, 1 टंग, 2 ईयर्स, ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. एंड अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी ऑलमोस्ट मैच करते हैं. तो क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देन एक्टिविटी 7.6, find out the endemic plants and animals of the region where you live. सो आपको यहाँ पर आपके एरिया में, जो जिस एरिया में रहते हो ना आप, वहाँ पर एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन से हैं वो बताना है. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो एनिमल्स एंडेमिक हैं वो क्या है? एशियाटिक लायन है जो गिर फॉरेस्ट में है. देन उसके बाद लॉन्ग टेल मिकाओ है जो कि कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में ही होता है. नीलगिरी थार मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिविट में है. देन नीलगिरी ब्लू रॉबिन, जॉर्डन स्कॉर्सर, नीलगाय है एक, ये निकोबार मेगापॉड है. ये सारे जो हैं वो सिर्फ इंडिया में ही प्रेजेंट हैं और दूसरे स्टेट कंट्रीज में नहीं है. दैट इज वाई ये क्या हो गए? एंडेमिक टू इंडिया. अब नेक्स्ट है क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अभी हमने क्या पढ़ लिया? बायोस्फीयर रिजर्व. अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Soon पहेली सीज अ बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट. सो ये जो पहेली एंड बोजो एंड प्रोफेसर अहमद माधव जी के साथ एंड चिल्ड्रंस के साथ विजिट पे आए थे बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व में घूमते घूमते पहेली को एक बोर्ड दिखता है जहाँ पर लिखा हुआ था क्या? पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दैट मीन्स कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो हमने पढ़ा है ना कि जो दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया है वो प्रेजेंट हो सकते हैं. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट killing, poaching or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in such places. So प्रोफेसर अहमद उनको एक्सप्लेन करते हैं चिल्ड्रंस को कि इस एरिया में अब एनिमल्स को कैप्चर करना या फिर उनको पोच करके किल करना क्या है? एक टाइप से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एंड पनिशेबल है. मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो पनिशमेंट मिलती है. Wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living conditions to wildlife animals. तो wildlife sanctuary का फंक्शन क्या है? तो जैसे रिजर्व्स है ना, फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्पेशल फोकस क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, उनको लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, देन प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल किसी भी हार्म से. सो वो फंक्शन हो जाता है किसका? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का. ही ऑल्सो टेल्स देम दैट people living in wildlife sanctuaries are allowed to certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. So और क्या बताया उन्होंने कि जो लोग यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहते हैं ना, वो उस एरिया में कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं. जैसे उनका जो कैटल्स हैं उसको वहाँ पर ग्रेजिंग कराना, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उसको कलेक्ट करना, या फायर के लिए वुड कलेक्ट करना स्मॉल अमाउंट में, ये सारा कुछ अलाउड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में. Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat,
pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forest, mountain forest and bushlands in deltas of big rivers. तो क्या है, यहाँ पर कौन से एनिमल्स को जनरली प्रोटेक्ट किया जाता है उसकी लिस्ट दी हुई है. सो ये जो थ्रेटेंड है, क्योंकि इसलिए इनको स्पेशल केयर दी जाती है, वेदर इट इज़ हंटिंग और उनके हैबिटेट डिस्टर्ब होने की वजह से ये जो कुछ एनिमल्स हैं ये बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है. क्लियर है, इसलिए इनको जो स्पेशल प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेंस दी जाती है. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroys them. So जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना वो भी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड नहीं है. क्यों प्रोटेक्टेड नहीं है? क्योंकि लोग क्या करते हैं ना वहाँ पर नेबरहुड में जो है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं. मतलब मे बी पॉसिबल नॉट इंटेंशनली बट इंटेंशनल वे से बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? नेशनल पार्क. ऑन द रोड साइड देयर वॉज अ बोर्ड ऑन विच वॉज रिटर्न सतपुड़ा नेशनल पार्क. सो जब वो वाइसरॉय रिजर्व में थे तो पहले क्या दिखा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड दिखा. देन उसके बाद किस चीज़ का बोर्ड दिख रहा है? नेशनल पार्क का. दैट मीन्स कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी हो सकता है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है. सो चिल्ड्रंस आर नाउ ईगर टू गो to Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. So children को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही थी तो माधव जी के पास जाते हैं वो. तो माधव जी क्या बता रहे हैं कि ये जो रिजर्व्स है ना वो बहुत बड़े हैं एंड डाइवर्स हैं. डाइवर्स हैं तो दैट मीन्स कि वो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं. They present flora, fauna, landscape and history objects of an area. तो ये जो है क्या क्या प्रेजेंट करते हैं किसी उस एरिया की जो फ्लोरा है, फना है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, लैंडस्केप है या फिर जो हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर एरिया की उस पर एक्सप्लेन करते हैं. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सो इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है? सतपुड़ा नेशनल पार्क. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट. तो जो इंडियन टीक है वो यहीं के फॉरेस्ट में होती है. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. सो इंडिया में अगर टोटल नेशनल पार्क की बात की जाए तो इवन मोर देन 100 है. As children move ahead, they see board with सतपुड़ा टाइगर रिजर्व written on it. एंड जब वो और थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नेम से एक रिजर्व है. Madhavji explains the Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. So ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च हुआ था काफ़ी टाइम पहले एंड उसमें क्या है कि जो टाइगर्स है उनको प्रोटेक्ट करना है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एंड इस जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर था उसका मेन एम क्या था कि जो टाइगर्स हैं उनकी सर्वाइवल को मेंटेन करना है एंड जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको थ्रेटन जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है उससे कंट्रोल करना है. Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. तो टाइगर जो है ना वो भी उन्हीं स्पीशीज में से है जो कि हमारे फॉरेस्ट से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं. But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. So क्या है ना कि ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो यूनिक है. यूनिक कैसे है कि वो इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है ना सो उस पर फोकस करती है. टाइगर की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो सो उस पर भी फोकस करती है. दैट इज़ वाई जो टाइगर रिजर्व वहाँ पचमढ़ी में है वहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज भी देखा गया. Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffaloes and barasingha were also found in the Satpura National Park. So earlier times में क्या होता था? लायंस थे,
एलिफेंट्स थे, या फिर बोल सकते हैं वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा हैं, ये भी सतपुड़ा नेशनल पार्क में होते थे. एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. So endangered animal किसको बोलते हैं? ऐसे animals जिनका नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली एंड वो कुछ टाइम बाद क्या है, एक्सटिंक्ट होने के चांसेस पे हैं. तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स. बूझो इज रिमाइंडेड of the dinosaurs which become extinct a long time ago. So dinosaurs का यहाँ पर बूझो को याद आता है कि कैसे उसको बरी कर देते हैं बहुत टाइम के लिए. Survival of some animals has become difficult because of disturbances in their natural habitat. So animals का जो survival है वो क्यों important है? बिकॉज नेचुरल हैबिटेट में अगर डिस्टर्बेंस होते हैं दैट इज वाई उनका जो सर्वाइवल होता जा रहा है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है. अब किसी की भी नेचुरल स्टेट को जो चेंज कर दिया जाएगा तो सर्वाइवल तो डिफिकल्ट होगा ही. प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज सच strict rules are imposed in national parks. So क्या है ना, प्रोफेसर अहमद ये बता रहे हैं कि अगर हमें प्लांट और एनिमल को स्ट्रिक्टली कंजर्व करना है तो क्या करना पड़ेगा. तो जो नेशनल पार्क है उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट करना होंगे. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग और एनिमल्स of collection of firewood, medicinal plant etc. are not allowed. So ये जो एरियाज है वहाँ पर क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे कि कैप्चरिंग, एनिमल ग्रेजिंग, ये सब क्या है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है या फिर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस. Then पहेली is saying are only big animals facing extinction. तो सिर्फ क्या बड़े एनिमल्स जो होते हैं उनमें एक्सटिंक्शन हो रहा है, छोटे जो हैं वो क्या कम, उनका पॉपुलेशन में कुछ चेंज नहीं आता. सो माधव जी टेल्स पहेली दैट small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. तो माधव जी क्या बता रहे हैं कि जो पहेली को कि स्मॉल एनिमल्स है ना वो ज़्यादा डेंजर में होते हैं एज कंपैरिजन टू द लार्ज एनिमल्स, बिगर एनिमल्स. एट टाइम्स वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट्स एंड आउल ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. तो हम कुछ एनिमल्स तो ऐसे जिनको ऐसे ही कट कर देते हैं बिना उसकी इम्पोर्टेंस को जाने हुए. By killing them we are harming ourselves. तो किल करने से क्या है, हम खुद को हार्म कर रहे हैं. कैसे? They might be small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored. So वो small animals क्या है, साइज में जरूर छोटे होते हैं बट उनका जो रोल होता है ना उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिकॉज नेचुरल हैबिटेट मेंटेन करने में भी उनका रोल होता है. They form part of food chains and food webs about which you learnt in class 7th. So ये क्या है इसका फंक्शन? फूड चेन को रेगुलेट करने का फंक्शन भी है एंड जो फूड वेव्स हैं उसको भी रेगुलेट करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने फूड चेन एंड फूड वेव के बारे में 7th क्लास में पढ़ा हुआ है. An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil and river deltas. So ecosystem क्या है, अब एक नया टर्म. ecosystem में जो भी plants हैं, animals हैं, microorganisms जिस एरिया में रहते हैं, साइड बाय साइड जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं ना जैसे कि क्लाइमेट है, सॉइल है या फिर रिवर डेल्टाज हैं, ये सारा कुछ भी इन्वॉल्व होता है किसमें, इकोसिस्टम में. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है क्या, रेड डेटा बुक. सो रेड डेटा बुक का क्वेश्चन कहाँ से आता है कि बूझो के माइंड में एक चीज चल रही थी, ये जो हम एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में हमने पढ़ा कि जिनका जो एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में है, वो क्या हो जाते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं. इसका क्या कहीं पर रिकॉर्ड है कि कौन सा जो एनिमल है या प्लांट है वो एंडेंजर्ड है? तो उसके लिए ही क्या है ये रेड डेटा बुक. सो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं. Professor Ahmed explains about Red Data Book to the children. तो वो children को explain कर रहे हैं Red Data Book. What he tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants.
तो रेड डेटा बुक क्या है, जहाँ पर सारे ही एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का रिकॉर्ड है। रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सो रेड डेटा बुक जो है ना, उसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटेन करती है। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, IUCN, एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो क्या क्लियर है ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डेटा बुक को मेंटेन करती है, वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। Then India also maintains red data book for plants and animals found in India. अब इंटरनेशनली तो होता है इसका रिकॉर्ड, बट इंडिया भी क्या करते हैं, इंडिविजुअली ये सारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो इंडिया में इंडेंजर्ड हैं उसका रिकॉर्ड रखती है। तो वहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एंड बायोलॉजिकल बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ये दोनों क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स का डेटा जो है, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उसका डेटा को मेंटेन करते हैं। तो अब यहाँ पर दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज वाई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसका करेगा, एनिमल्स का, एंड बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो प्लांट्स का डेटा मेंटेन करता है। क्लियर है। इन केस अगर कुछ हमें एग्जाम्पल्स बताने हो तो एग्जाम्पल जो एनिमल्स के हैं जनरली वो क्या हो जाते हैं, रेड पांडा, इंडियन एलिफेंट, स्पिड हेयर, वाइल्ड वाटर बफेलो, ब्लू व्हेल, ये सब क्या है, इंडिया में एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माइग्रेशन। The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी। So ये जो चिल्ड्रंस एंड प्रोफेसर अहमद गए हुए थे वो फॉरेस्ट में थोड़ा सा और अंदर जाते हैं माधव जी के गाइडेंस में। They sit near the तवा रिजर्वायर to relax for some time। एंड वो क्या है, तवा रिजर्वायर जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही, वहां जाके बैठ जाते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। पहेली ऑब्जर्व्स सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। एंड वहां पर पहेली क्या ऑब्जर्व करती है, कुछ बर्ड्स थी। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माधव जी क्या बता रहे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ना वो माइग्रेटरी हैं। These birds have flown here from other parts of the world। ये जो बर्ड्स है ना किसी दूसरे पार्ट से आए हुई हैं यहाँ पर। Migratory birds fly too far away areas every year during particular time because of climatic changes। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना वो एवरी ईयर एरिया डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, मतलब बहुत दूर तक फ्लाई भी कर जाते हैं बिकॉज क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं ना उसकी वजह से। तो वो वेकेशंस मनाने नहीं जाते हैं, वो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बिकॉज ऑफ देयर नीड टू सर्वाइव वो दूर तक फ्लाई करते हैं एंड दैट इज वाई वो माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं उनको हम। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitats become very cold and inhospitable। तो क्या है ना, वो बर्ड्स के एरिया जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है एंड उस कोल्ड टेम्परेचर में उनको सर्वाइव करना एंड एग ले करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट इज़ वाई वो दूसरे प्लेस पे जाते हैं। सो हमारे कंट्री में भी काफ़ी सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो आते हैं। सो उनके एग्जाम्पल में क्या आता है कि साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन क्या है ना, स्नोई वाइट कलर की होती है एंड जनरली विंटर्स में इंडिया में आती है बिकॉज वेयर दे लिव, तो वहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है। एंड अगर आपने हैचिंग की प्रोसेस पढ़ी हुई है, सो एग हैच करने के लिए क्या होता है, वार्म टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। दैट इज़ वो क्या है, फ्लाई करके इंडिया आ जाते हैं। देन उसके बाद फ्लेमिंगो है, ब्लू थ्रॉट होता है, ब्लैक विंग्ड स्लिट है, देन आमुर फाल्कन जो है, ये सारे कुछ बर्ड्स हैं जो जनरली माइग्रेशन करके इंडिया आते हैं इन विंटर्स और इन समर्स। Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds as पहेली learnt in class 7th। So class 7th में पहेली ने जो पढ़ा हुआ था ना कि migratory birds किसे बोलते हैं, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके दूसरे कंट्री में या दूसरे लैंड पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रंस टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पर ना जो प्रोफेसर अहमद हैं वो डिफॉरेस्टेशन का एक और कॉज बताते हैं, वो क्या है। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 ton ऑफ
पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुली जो ग्रोन ट्रीज होते हैं ना उसकी रिक्वायरमेंट है। Therefore, we should save paper. That is why हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. So Professor Ahmed ने बताया कि जो पेपर है ना उसको 5 से 7 टाइम तक रिसाइकिल किया जा सकता है। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. So अगर डेली आप 1 sheet सेव करो ना, यहाँ पर सेव करने से बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, आप नोट्स बनाना बंद कर दो, इंपॉर्टेंट चीज़ें करना बंद कर दो। बट कई बार आप क्या करते हो ना, आपका ज़रा सा करेक्शन हुआ नोटबुक में, आपने इनकरेक्ट लिखा तो वहाँ पर करेक्शन नीडेड है, आप वहाँ पर पेंसिल से या पेन से कट नहीं करते हो, आप क्या करते हो पूरा का पूरा पेज शीट जो है वो रिमूव कर देते हो। सो ये सारा जो वेस्टेज है ना इसे रोकना है, ना कि पढ़ाई को रोक देना है। अगर आप डेली एक शीट सेव करोगे ना तो हम पूरे ईयर में काफ़ी सारे ट्रीज सेव कर सकते हैं। वी शुड सेव यूज पेपर एंड रिसाइकिल इट। तो हमको क्या करना है, पेपर को सेव करना है, जो यूज्ड पेपर है उसको रीयूज करना है एंड उसको रिसाइकिल भी करना है। देन अगर पेपर पूरा यूज हो गया है ना, देन उसको अगर आप डंप कर रहे हो तो पेपर को अलग डंप करो जिससे वो सेपरेट जाएगा तो रिसाइकिल हो सकता है। By this, we not only we save trees but also save energy and water for manufacturing paper. इससे हम ना सिर्फ ट्रीज अकेले नहीं सेव कर रहे हैं, इससे और क्या सेव होगा, जो एनर्जी और वाटर रिक्वायर्ड होता है ना पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका भी बचत होगी। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced and in return क्या हो जाएगा, जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी रिड्यूस होगा। Is there any permanent solution to the problem of deforestation? So Bojo is asking, अगर deforestation के इतने causes हैं और इतने consequences हैं तो कैसे हम deforestation से बच सकते हैं, उसका आंसर क्या है, reforestation. Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. कि अगर हम deforestation से बचना है तो क्या करना चाहिए, reforestation, मतलब forest को reform कर दो। Deforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. वो कैसे हो सकता है, new trees को plant करके। The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. So plantation के लिए भी क्या करना है हमको, उस पर्टिकुलर एरिया में जो ज़्यादा सुटेबल प्लांट है उसे उसका प्लांटेशन करना है, ना कि ऐसी स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो भी ना कर पाए। We should plant at least as many trees as we cut. So at least हमने जितने trees cut होते हैं ना उतने trees तो plant करना ही है। Reforestation can take place naturally also and reforestation जो है वो naturally भी हो सकता है। कैसे? If the deforested area is left undisturbed, तो जो डिफॉरेस्टेड एरिया है ना उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें, मतलब वहाँ पर कोई भी कल्टिवेशन ना करें, ह्यूमन एक्टिविटीज ना हो, सो इट रीस्टैब्लिश इटसेल्फ, वो अपने आप से क्या होता है, रीस्टैब्लिश हो जाता है। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो जो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होता है ना उसमें ह्यूमन बींग्स का कुछ भी रोल नहीं है, क्योंकि आपने पॉलिनेशन भी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, सीड्स का डिस्पर्सल होता है। सो सॉइल में सीड्स हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल रहेगी, उस कंडीशन में रिफॉरेस्टेशन जो है वो इजीली हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट। सो क्या है, एटलीस्ट अगर नेचुरल रिफॉरेस्टेशन पॉसिबल है सो हमें वहाँ सिर्फ क्या करना है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी ही इतना डेंजर एंड इतना लॉस कर चुके हैं, फॉरेस्ट का डैमेज कर चुके हैं, सो इतना कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। We save to retain if we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. अगर हमें क्या करना है, फ्यूचर के जनरेशन के लिए प्लांटेशन को करना है ना, फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करके रखना है, अगर उनके लिए तक बचाना है तो क्या करना होगा, मोर एंड मोर ट्रीज का प्लांटेशन करना होगा। एंड इवन अगर आपको अपने फ्यूचर तक ग्रीन वेल्थ चाहिए, ग्रीन ट्रीज चाहिए अपने सराउंडिंग में, सो आपको भी क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट
कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसमें क्या होता है, दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का मेन एम क्या है, जो फॉरेस्ट है ना नेचुरल तरीके से उसको कंजर्व करना है एंड जो भी फॉरेस्ट के सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हुए, क्योंकि वो लोग किस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है एंड इसी तरीके से फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। सो जो नियर बाय फॉरेस्ट रहते हैं उनकी अगर बेसिक नीड इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट फुलफिल कर देती है तो वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. तो जब सनसेट का टाइम होने लगा ना तो माधव जी ने क्या बोला सारे बच्चों को कि यहाँ से हमें वापस जाना चाहिए बिकॉज सनसेट के बाद फॉरेस्ट में रहना सेफ नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है वो सेफ, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो उनका एरिया है, वाइल्ड एनिमल्स जो है वो उनका एरिया है, सो दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर एंड जनरली इन इवनिंग वो क्या है वॉक पे निकलते हैं, सो दैट इज वाई वो सेफ नहीं है। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस। तो जब वापस आ रहे थे तो प्रोफेसर अहमद एंड जो सारे चिल्ड्रंस थे वो माधव जी को थैंक यू बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा गाइड किया एंड बायोस्फीयर रिजर्व एंड जो उसके अंदर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे उसका पूरा एक्सपीरियंस उन लोगों को जो था वो बहुत अच्छा लगा एंड उन्होंने जो गाइड किया वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। इवन आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आपको भी बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली वो माधव जी एंड प्रोफेसर अहमद और चिल्ड्रंस की हेल्प से मिली। क्लियर है। सो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आप अवेयर कर सकते हो अपने सराउंडिंग में बाय द हेल्प ऑफ पोस्टर मेकिंग और वेरियस अदर एक्टिविटीज़ कि क्यों हमें प्लांट्स को कंजर्व करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे हम कंजर्व तो फ्यूचर जनरेशन में आपको ही डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आएगा क्या इस चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हियर इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज a place where animals are protected in their natural habitat is called। so जहाँ animals को उनके ही natural habitat में protect किया जाता है वो क्या हो जाता है, sanctuary। and अगर habitat change हो जाता है वो होता है zoological parks जो आप जाते हो ना वो हो जाता है, and जहाँ पर natural habitat है वो क्या हो गया, sanctuary। second question is second one is species found only in a particular area is known as endemic। तो जो particular area में ही species present होती है ना उन्हें क्या बोलते हैं, endemic। third one is migratory birds fly too far away places because of। so migratory birds जो होते हैं वो दूर दूर तक क्यों fly करते हैं, because of the climatic changes। so उनको climatic changes में वो अपना इवन कंट्री और स्टेट्स तक वो इतना ज़्यादा फ्लाई कर जाते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। क्या क्या है, फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है। सो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट आएगा क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आंसर जो डिफरेंशिएट करना है इसको आप कॉलम में लिखोगे। वन साइड रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व एंड अनदर साइड रहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो पहले हम देखते हैं क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इट इज एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर। दैट मीन्स कि उनके ही नेचुरल हैबिटेट में उनको सेफ रखा जाता है, तो एक्सटर्नल डेंजर से बचा के। एक्सटर्नल डेंजर क्या है, हंटिंग। बट जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी में सारा कुछ आ जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेशली किसके लिए होती है, एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो एडिक्वेट हैबिटेट है ना, सफिशिएंट हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हो जाता है, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स है जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो सबका कंजर्वेशन होता है यहाँ पर, नॉट ओनली एनिमल। तो वाइल्ड लाइफ में किसका हो रहा है, सिर्फ एनिमल्स का, एंड बायोस्फीयर रिजर्व में सबका कंजर्वेशन हो रहा है।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताएं तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सो वो किस में आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एनिमल्स का प्रोटेक्शन हो रहा है। बट अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कंजर्व किया जा रहा है। फाइन, सो ये डिफरेंस हो गया वाइल्ड लाइफ एंड बायोस्फीयर रिजर्व का। आप यहाँ पर और दूसरे एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो। सेकंड वन है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताना है हमें। सो जू क्या है कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज होती हैं एंड ये क्या पब्लिक एग्जीबिशन के लिए एनिमल्स को रखा जाता है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हमने अभी देखा कि एनिमल्स की उनकी ही हैबिटेट में उनको वहां से प्रोटेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल डेंजर से। नेक्स्ट हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है तो कई बार एनिमल्स उसको इजीली अडेप्ट कर भी लेते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, सो वो इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है सराउंडिंग से, तो वो इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखोगे क्या, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो यहाँ पर तो बहुत सारे जू आप लोग गए होंगे या सुना होगा, तो उसके एग्जाम्पल तो आपको ही लिखना है। एंड यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी एग्जाम्पल एक पॉइंट आएगा। थर्ड वन इज एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। सो हमने ये चैप्टर में सारा कुछ पढ़ा तो है ही, बट एक बार सिर्फ क्या है आपको कैसे लिखना है आंसर्स वो बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे भी आप कॉलम बनाओगे एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के लिए। एंडेंजर्ड में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि ये जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्शन की ऐसे बॉर्डर लाइन पर है कि कुछ टाइम बाद क्या है, थोड़ा ही इन लोग को और कंडीशंस नहीं मिली तो बिल्कुल ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो ऐसे स्पीशीज क्या हो जाते हैं, एंडेंजर्ड। एंड एक्सटिंक्ट मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हैं अब बचे ही नहीं है, वो पूरा गायब हो गए, वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे बंगाल टाइगर है, तो अब जो है बंगाल टाइगर बहुत कम बचे हैं, थोड़े टाइम बाद क्या हो गया और वो गायब हो जाएंगे, हमको देखने भी नहीं मिलेगा। ब्लू व्हेल है, सो वो भी क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। देन एक्सटिंक्ट स्पीशीज में क्या आ जाता है, पैसेंजर पिजन जो होती है एक, जो आजकल नहीं है अवेलेबल, एक्सटिंक्ट हो गई है। कैरिबियन मॉन्क सील होती है, ग्रेट ऑक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो सब क्या है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब ये प्रेजेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फौना। सो फ्लोरा का क्या आ जाएगा कि जो प्लांट है ना जितने भी, उनके लिए कलेक्टिव टर्म जो दिया गया है किसी पर्टिकुलर एरिया का, वो हो जाता है फ्लोरा। एंड किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स को कलेक्टिव नेम दिया है एनिमल लाइफ को, वो क्या हो जाता है, फौना। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा, जैसे फ्लोरा का एग्जाम्पल हो जाएगा स्प्रूज है या हॉगवीड, नीलगिरी रीजन में है ये सिर्फ। देन यहाँ पर फौना का एग्जाम्पल हो जाएगा लंगूर, टाइगर, थार फ्रॉम द नीलगिरी रीजन। क्लियर है। आप यहाँ पर और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल्स का तो हम जितना मन चाहे वो ऐड कर दें। देन थर्ड इज डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। सो यहाँ पर ये जो सारे टॉपिक्स दिए हैं ना, इन पे बताना है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है। सो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है वाइल्ड एनिमल्स पे। तो वाइल्ड एनिमल्स के साथ क्या होगा ना, अगर ट्रीज एंड प्लांट्स जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के रिमूव कर दिए, किस चीज़ के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री बनाने के लिए हो, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हो, तो डिफॉरेस्टेशन जनरली इनके लिए होगा। तो प्लांट लाइफ फॉर्म नहीं बचेगा ना, तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। अब जो एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं उनको फूड नहीं मिलेगा, एंड वही एनिमल्स पे क्या है, वाइल्ड एनिमल्स जो डिपेंडेंट है उनको भी फूड नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट चीज तो क्या हो जाएगी, फूड। एंड सेकंड चीज क्या रहेगा ना कि शेल्टर भी नहीं प्रोवाइड हो पाएगा उनके लिए, क्योंकि जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, वो कट हो जाएंगे, तो वहां पर क्या बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो उनकी जो लाइफ है उसका ही एक्सिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर ऐसे फॉरेस्ट जो है डिफॉरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट कट होंगे तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे क्या होगा, लाइफ पे थ्रेट आ जाएगा, बिकॉज उनको फूड एंड शेल्टर भी नहीं मिलेगा एंड उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देन सेकेंड वन इज एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन का। तो एनवायरनमेंट में क्या है ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी। क्यों, क्या होता है ना कि फोटोसिंथेसिस में CO2 जो रिलीज होती है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, बट अगर जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस चाहिए तो उससे अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम हो रहा है, सॉरी
यहाँ पर क्या आएगा ना कि जो हमारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कौन कंज्यूम करता है, ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। पर अगर ग्रीन प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो वो जो CO2 का अमाउंट है वो तो डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। एंड CO2 का अमाउंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सो CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन होने से। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा किस पे, एनवायरमेंट पे। क्योंकि अर्थ का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, सो उससे एक कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होगी कि हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे एंड जो रेनफॉल साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी एंड वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगी अगर रेनफॉल डिस्टर्ब हो रहा है तो इस तरीके से क्या है ना, बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फ्लड्स इजीली आते हैं तो एनवायरनमेंट उससे भी अफेक्ट होता है। ठीक है। देन थर्ड इज विलेजेस या फिर रूरल एरियाज में हमको बताना है क्या इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। सो जो सॉइल होती है ना वो रूट्स को पकड़ के रखती है। सो उससे क्या है, प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है, सॉइल को भी बेनिफिट हो रहा है। बट अगर ये प्लांट्स नहीं रहेंगे, वेजिटेशन नहीं रहेगी, सो जो हैवी फ्लो होता है वाटर का उससे सॉइल क्या होगी, टॉप लेयर जो सॉइल की रहती है वो फ्लो अवे हो जाएगी, वाटर के साथ चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी वहां से। सो इससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन होने से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो जो विलेजर्स एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनकी लाइफ इफेक्ट होगी। वो जो क्रॉप ग्रो करते हैं वो उतना इफेक्टिवली ग्रो नहीं करेगा। सो उनका जो लाइवलीहुड है वो तक डेंजर में आ जाता है। फाइन। सो विलेजेस पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। देन सिटीज में क्या डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट होता है। सो सिटीज में जनरली ना जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं जैसे फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, वो आने का डेंजर जो है वो ज़्यादा हो जाता है डिफॉरेस्टेशन से। सो इसके साथ साथ और क्या होगा, क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो हार्मफुल गैसेज है वो ज़्यादा रिलीज हो रही हैं। तो अब उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई प्लांट्स नहीं रहेंगे। दैट इज़ वाई CO2 का लेवल जो है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा। एंड प्लांट्स नहीं होंगे तो वो जो इंक्रीज लेवल है वो किस पे कंट्रीब्यूट करेगा, सेवरल रेस्पिरेटरी डिसीजेज एंड ग्लोबल वार्मिंग। देन अर्थ पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है। अब ये सारे जो इफेक्ट हैं ये भी अर्थ पे ही हो रहे हैं, बट अगर हम डायरेक्टली अर्थ पर देखें तो जो डिफॉरेस्टेशन से डेजर्टिफिकेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब पेड़ कट गए हैं, सॉइल जो है उसका फर्टिलिटी भी लूज होती जाती है क्योंकि ड्रॉट्स एंड फ्लड्स वाली कंडीशन में। सो वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड भी इतना सुटेबल नहीं है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि वाटर साइकिल डिसरप्ट होती है एंड जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो आने के चांसेस बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। नाउ लास्ट वन बताना है हमें किस पे, नेक्स्ट जनरेशन पे। सो जो कमिंग जनरेशन होगी ना उनको क्या होगा कि ग्रीन प्लांट्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। प्योर जो ऑक्सीजन है वो कम मिलेगी क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो प्योर ऑक्सीजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस तो हो ही रही हैं, साथ साथ डेजर्टिफिकेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फ्लड्स एंड मेनी मोर प्रॉब्लम्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को देखनी पड़ेंगी। फाइन। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि डिफॉरेस्टेशन के सब पर ही बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। अगर हम ट्रीज को कट करते जाएंगे तो क्या होगा। तो अगर हम ट्रीज को कट करते जाएंगे ना तो जो नेचुरल हैबिटेट है या फिर इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होगा। एंड ये डिस्ट्रॉय होने से क्या हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट हो रही है। एंड ट्रीज कट करने से का रीजन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा जो डिफॉरेस्टेशन में हो रहा था। एंड उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी एंड विच इन टर्न क्या होगा, वाटर साइकिल इफेक्ट होगी। सो यहाँ पर क्या है ना, ऐसे सीक्वेंस में बहुत सारे इफेक्ट्स आते जाते हैं। अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, ट्रीज को कट कर रहे हो, तो ये सारे इफेक्ट से बचने के लिए हमको क्या है, ट्रीज कट नहीं करना है।
देन सेकेंड इज द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब। अगर किसी एनिमल का हैबिटेट डिस्टर्ब होता है, जो जनरली क्या है, जू में है, तो जू में आप देखोगे कि दूसरी कंट्रीज के भी एनिमल्स एंड जो बर्ड्स हैं उनको रखा जाता है, बट अगर आप वही एनिमल को जू में देखो एंड उसको ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखोगे आप कभी, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि जो हेल्दी एनिमल रहेगा ना वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहेगा। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, बट जू में जब लेकर आया एनिमल को तो उसका नेचुरल हैबिटेट जो था वो चेंज हो गया, तो उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। फूड, शेल्टर, वाटर, तो ये सारा कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एनिमल को जो नेचुरल हैबिटेट में मिलता था उससे सारा कुछ डिफरेंट है। एंड इस तरीके से जो एनिमल है उसका हैबिटेट डिस्टर्ब करने से वही एनिमल की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। एंड अगर यही लार्ज स्केल पे किया जाए तो एनिमल्स का स्लोली पॉपुलेशन जो है वो कम भी हो जाता है हैबिटेट को डिस्टर्ब करने से। देन थर्ड वन इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज। सो टॉप लेयर कैसे एक्सपोज हो रही है, जनरली रेनी सीजन में जो फ्लड्स आ जाते हैं उससे फ्लो हो जाती है जो टॉप लेयर है, तो टॉप लेयर जब रिमूव होगी सो सॉइल की जो लोअर लेयर्स है वो आ जाती है एक्सपोजर में। सो वो उससे क्या होगा ना, ह्यूमस की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, एंड जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी। और अगर सॉइल का इरोजन जो है वो कंटिन्यू रहा तो सॉइल क्या हो जाती है, बेरन एंड इनफर्टाइल, जिससे कि वहां पर कोई भी वेजिटेशन जो है वो इजीली नहीं हो सकती है। सो टॉप लेयर रिमूव करने से क्या है, लोअर लेयर्स एक्सपोज होंगी, एंड लोअर लेयर एक्सपोज होने से क्या होगा, ह्यूमस का अमाउंट रिड्यूस होगा एंड सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल होती जाएगी, जिससे कि वेजिटेशन अफेक्ट होगा। क्लियर है? तो ये आंसर्स भी हमने बताए। अब नेक्स्ट बताना है आंसर इन ब्रीफ, वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना है। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी है। और प्लांट और एनिमल दोनों ही एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। तो अब अगर हम जरा भी इनको कंजर्व नहीं करेंगे, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स अफेक्ट हो रहे हैं, सो इन रिटर्न क्या होगा, पूरी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड कुछ पार्ट ही बायोडाइवर्सिटी का अगर डिस्ट्रक्ट होता है सो वो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा, एंड जो हार्मफुल कंडीशंस अराइज होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारा कुछ होने लगेगा एंड अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी रिसोर्सेज की। सेकेंड वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई? तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए कम्प्लीटली सेफ नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग फॉरेस्ट के आसपास होते हैं वो अपने रिसोर्सेज के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको डे टू डे नीड्स के लिए जो भी सामान चाहिए वो कहाँ से लेते हैं, फॉरेस्ट से लेते हैं। एंड इसीलिए एनिमल सेफ नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एनिमल्स जो है वो ह्यूमन से थ्रेटन तो रहता ही है, बट ह्यूमन बींग्स कई बार हंटिंग भी कर लेते हैं एनिमल्स की। सो इसीलिए एनिमल सेफ नहीं है। एंड सेकेंड चीज़ कि अगर रिसोर्सेज उनके जो हैं वो कम होते जाएंगे, अगर वहाँ पर फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो फॉरेस्ट की वुड को कट करते जाएंगे, तो वाइल्ड एनिमल्स को प्रॉपर अमाउंट में शेल्टर नहीं मिलेगा, फूड भी नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, डियर है या फिर जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट एनिमल हैं, उनका अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी हंटिंग तो बहुत ईजी है कंपेरिजन करें अगर हम, तो दैट इज वाई वाइल्ड लाइफ एनिमल जो हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सेफ नहीं है। थर्ड वन इज The some tribal depends on the jungle. How? अब जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगल पर डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो फूड, फॉर्डर एंड सारे ही रिसोर्सेज जो है वो सप्लाई कर रहा है एंड अवेलेबल कर रहा है, नॉट ओनली टू ट्राइबल बट टू अदर पीपल ऑल्सो। बट ट्राइबल क्या है, जनरली फॉरेस्ट एरियाज में ही रहते हैं, वो अर्बनाइजेशन में नहीं रहते, मतलब सिटीज में जनरली नहीं रहते हैं। तो जो ट्राइबल है ना वो अपने बेसिक रिसोर्सेज के लिए जंगल्स पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। सो दैट इज वाई क्या है, सिंपल सा रीजन है कि ट्राइबल्स जो है वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं एंड उनकी जो बेसिक नीड्स है वो जंगल से फुलफिल होती हैं, दैट इज वाई वो जंगल पे डिपेंडेंट है। देन थर्ड वन इज
what are the causes and consequences of deforestation. So यहाँ पर I don't think कि मुझे अब deforestation के causes and consequences बताने की ज़रूरत है. Consequences हमने बहुत सारे देख लिए हैं, जैसे कि क्या था, soil erosion, floods, droughts, global warming, greenhouse effect, loss of biodiversity, बहुत कुछ था. Causes क्या हो जाएंगे? Trees को manually cut करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ट्रीज को कट कर देना, फ्यूल के लिए ट्रीज को कट करना, या फिर और जो हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, टेक्सटाइल बन रहा है जो, या फर्नीचर्स बनाने के लिए वुड को कट करना, फॉरेस्ट एरिया कट करना किस लिए? इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, एनिमल्स का ओवर एक्सपोजर होना फॉरेस्ट एरिया में, जैसे कि ग्रेजिंग होगी. सो इस सब से क्या हो रहा है ना कि पेड़ जो है, ट्रीज जो है वो कम होते जाएंगे. तो डिफॉरेस्टेशन के ये कॉजेज हो गए एंड कंसिक्वेंसेस हमको पता है, ये बहुत सारे हैं. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रेड डेटा बुक. सो रेड डेटा बुक क्या है? सो ये तो एक इंटरनेशनल लिस्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, स्पीशीज जो होती है उनके लिए, एंड सिंपली ये क्या एक सोर्स बुक है. इसमें क्या है ना, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि एंडेंजर्ड हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने की बॉर्डर पर हैं, उनको इसमें प्लेस किया है. एंड जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है ना, IUCN, इसने एंड नेचुरल रिसोर्स ने मिलके इस बुक को मेंटेन किया है. एंड इसमें से एनिमल्स और प्लांट की जो स्पीशीज हैं इस बुक में से, उसको ऐड करते हैं या रिमूव कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्वे. सो रेड डेटा बुक सिंपली क्या हो गया, जिसमें एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का डेटा है, उनकी इंफॉर्मेशन है. देन नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन. आप माइग्रेशन वर्ड से क्या समझते हो? सो माइग्रेशन जो है वो क्या हो गया, मूवमेंट है. सो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और होल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब जो माइग्रेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो किस लिए हो सकता है? फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट टू अनदर प्लेस और फ्रॉम एनी अनदर प्लेस टू देयर नेचुरल प्लेस, सो दैट दे कैन सर्वाइव देयर प्रॉपरली. सो इसीलिए क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है. सो और क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन? क्योंकि उनको अनइनहेबिटेबल जो कंडीशंस होती हैं वो अवॉइड करने के लिए, या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं वो अवॉइड करने के लिए, जो हार्मफुल क्लाइमेट चेंज है, ये सारी चीज़ों की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है, एंड उसको ही क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. तो यहाँ पर ये हमने जो ब्रीफ में आंसर देना था वो कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. So क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फैक्ट्रीज और शेल्टर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ट्रीज को कट किया जा रहा है. सो इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो ट्रीज को कट कर रहे हैं वो क्या जस्टिफाइड है? सो इसमें तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट क्या आंसर आ जाएगा, नो, कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है ट्रीज को इतना अमाउंट में कट करना. तो क्या है कि कटिंग ट्रीज से जो डिमांड्स हैं वो तो फुलफिल हो जाएंगी, बट बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, जो फॉरेस्ट में होते हैं, उनकी लाइफ को क्या है, बहुत हार्म होगा. एंड सिर्फ ये एनिमल्स नहीं, इवन ह्यूमन बीइंग को भी जो गुड क्वालिटी एयर होती है, फ्रेश एयर, वो उतना नहीं मिलेगी. आप अभी कई बार सुनते हुए होंगे ना कि काफ़ी सारे मेट्रो सिटीज़ में पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. एंड इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि जो स्मोक का अमाउंट है, जनरली फॉग में स्मोक मिल जाता है, वो बढ़ रहा है, एंड लोगों को मास्क लगाना पड़ता है, एंड इवन डेथ भी हो जाती है लोगों की इसीलिए. सो ऐसे ही अगर ट्रीज कट होते रहे तो गुड क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी. एंड गुड क्वालिटी एयर नहीं होगी तो उससे सीधा क्या इफेक्ट होगा, जो रेस्पिरेशन होती है. रेस्पिरेशन के टाइम पे हम फिर क्या कंज्यूम करने लगेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर कंज्यूम करने लगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का कंटेंट पूरे बॉडी तक प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, एंड जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. जो फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, जो फ्लोरा है पूरा, वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट नहीं करेगा, क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे, ट्रीज नहीं बचेंगे, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा. सॉइल इरोजन होगा
किससे हो रहा है, फ्लड आ रहे हैं, उससे सॉइल इरोजन होगा। एंड फिर जब सॉइल इरोजन हो रहा है ना, तो टॉप लेयर सॉइल वो रिमूव हो जा रही है, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो वहां पर न्यू प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, न्यू प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, सो वो प्लेस पे क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा एंड ड्रॉट्स आने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। देन उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर लिस्ट की, फॉरेस्ट का ओवर यूटिलाइजेशन से सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, ये सारा आएगा। एंड लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन जो होगा, सो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन पे एवर लास्टिंग मार्क होगा। दैट मीन्स कि जो हमारी कमिंग जनरेशन होंगी ना, उनको ये सारे रिसोर्सेज देखने को ही नहीं मिलेंगे एंड उनका जो सर्वाइवल है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट इज़ वाई हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करना एंड उसको सिर्फ इतना ही अमाउंट में यूज़ करना जितना necessary and justifiable हो। The next question is, how can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by you. So ये आंसर तो टेक्निकली आपको लिखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आप अपनी लोकेलिटी में क्या कर रहे हो मेंटेनेंस के लिए। सो ग्रीन कवर जो है उसके लिए क्या कर सकते हो आप, ग्रीन प्लांट्स को प्लांट लगा सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो न्यू ट्रीज के लिए। उसके बाद अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो बाय मेकिंग पोस्टर्स एंड बाय डूइंग स्किट्स और एनी अदर एक्टिविटी, जिससे आप तो अवेयर हो बट बाकी सारे लोगों में भी अवेयरनेस हो। एंड साइड बाय साइड यहाँ पर आपने अभी तक क्या किया है इस चीज़ के लिए, तो वो भी आपको उसकी लिस्ट यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 7th क्वेश्चन इज टू बी डन बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज question 8, explain how deforestation leads to reduce rainfall. So deforestation अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस तो हमको पता है, बट डिफॉरेस्टेशन से कैसे रेनफॉल रिड्यूस हो रही है वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या है, ट्रीज रिमूव हो रहे हैं, प्लांट लाइफ जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन है या एग्रीकल्चर पर्पस या और दूसरे पर्पस के लिए जो ट्रीज कट किए जा रहे हैं वो सब क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब इससे क्या होगा ना कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो अगर ट्रीज कम हो जाएंगे, अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट रेस को ट्रैप कर लेता है। हीट रेस को ट्रैप करने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, ये और किसको अफेक्ट करता है, वाटर साइकिल को अफेक्ट करता है। दैट इज वाई अब अगर वाटर साइकिल अफेक्ट हो जाती है तो जो वाटरफॉल की रेन की चेन है ना वो डिस्टर्ब होती है। दैट इज वाई अल्टीमेटली ये होता है, डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है एंड वो स्लोली क्या आ जाता है कि रिड्यूस रेनफॉल। एंड रेनफॉल पैटर्न में जो चेंज आ रहा है वो तो आप देख भी रहे होगे ना कि कभी भी जो है रेनफॉल हो जाती है, वेदर इट इज़ विंटर और समर्स और रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती ही है, या तो बिल्कुल भी नहीं होती है किसी एरियाज़ में, या फिर एक्सेसिव रेनफॉल होती है। सो ये क्या हो जाता है, चेंज इन द पैटर्न ऑफ रेनफॉल। Now next question is, find out about the national parks in your state, identify and show the locations on the outline map of India. तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, नेशनल पार्क्स जो आपके स्टेट में हैं एंड जो कहाँ पर सिचुएटेड है, मैप पे आपको ये शो करना है। अब आपकी लिस्ट तो आपके पास होगी कि आपके स्टेट में कौन से नेशनल पार्क्स हैं, क्योंकि हमने चैप्टर में लिखा हुआ है एक टेबल में। तो उनको सिर्फ क्या करना है, एक मैप पे लोकेट करना है, इंडिया के आउटलाइन मैप पे। सो ये आपको अपने आप से टास्क करना है, बिकॉज इन योर स्टेट कौन से नेशनल पार्क्स हैं ये आपको पता होना चाहिए एंड इंडिया के मैप पे मार्क करना है। देन 10th क्वेश्चन इज, why should paper be saved? Prepare a list by which you can save paper. So यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे आप पेपर को सेव कर सकते हो एंड पेपर सेव करना क्यों ज़रूरी है। तो पेपर किससे बन रहा है, ट्रीज से बन रहा है। बहुत सारे ट्रीज कट करने के बाद 1 टन ऑफ पेपर जो है वो बन पाता है। एंड साइड बाय साइड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में और क्या लगता है, वाटर
लगता है, केमिकल्स लगते हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर वाटर यूज़ होगा तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। दैट इज़ हमें पेपर सेव करना है। उससे क्या होगा, ट्रीज बचेंगे, वाटर बचेगा एंड केमिकल्स का यूज़ बचेगा, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। क्लियर हुआ? तो पेपर बचाना क्यों है ये तो हमें समझ आया, पर कैसे हमें सेव करना है। हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, जो रिसाइकिल पेपर है वो यूज़ करके। इकोनॉमिकल यूज़ हो, दैट मीन्स कि पेपर का जो अननेसेसरी वेस्टेज है वो ना हो। एंड उसके बाद पेपर को बर्न ना किया जाए, क्योंकि पेपर को अगर बर्न कर देंगे तो वो डायरेक्टली ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सेकेंड टाइम यूज़ का रहेगा भी नहीं। दैट इज़ वाई अगर यूज्ड पेपर जो है वो भी किसी दूसरे यूज़ में आ सकता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उस पेपर को रीयूज़ कर लेना चाहिए। एंड पेपर का जो वेस्टेज है, जो गार्बेज हो जाता है ना पेपर, उसको सेपरेटली डंप करना चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको उसको डंप नहीं करना चाहिए। जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं ना, जो पेपर पर्टिकुलरली पेपर कलेक्ट करने आते हैं एंड इवन वो आपको मनी भी देते हैं इन रिटर्न, सो आपको उनको सेल कर देना चाहिए जो पेपर है। तो जिससे क्या होगा ना कि पेपर अपना रिसाइकिल होने के लिए सही प्लेस पे पहुंचेगा एंड उसका सही यूज़ हो पाएगा, जिससे हम पेपर को और इजीली सेव भी कर सकते हैं। क्योंकि एक पेपर जो है ना वो 5-6 टाइम्स तक रिसाइकिल हो सकता है। दैट इज़ वाई हमको ये एक्टिविटी जो है पेपर को प्रॉपरली सेव करने की एंड प्रॉपरली डिस्पोज करने की पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन 11th है, कंप्लीट द वर्ड पजल। सो यहाँ पर ये जो कुछ हिंट्स दिए हुए हैं उसके बेसिस पर आपको वर्ड पजल कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो ऐसी स्पीशीज जो एक्सटिंक्शन की वर्ड्स पे मतलब लाइन पर हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, EXTINCT, एक्सटिंक्ट। देन सेकेंड इज अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो जिस बुक में एंडेंजर्ड स्पीशीज का डेटा है वो कौन सी बुक है, रेड डाटा बुक। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पर ये हम डाउन बता रहे हैं, दैट इज वाई स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन जो है यहाँ पर ना ये डाउन में आएगा। एंड ये कौन सी स्पीशीज होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ENDANGERED, एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्लियर है? फिलअप आपको करना है। सेकेंड वन हो गया रेड डेटा बुक। फिफ्थ इज कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है, डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। डेजर्टिफिकेशन वर्ड है बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डेजर्ट्स। देन अक्रॉस में बताना है आप, स्पीशीज विच हैव वेनिश्ड, जो ऑलरेडी वैनिश हो गए हैं वो कौन सी हो जाती है स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। देन यहाँ थर्ड है, स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। तो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में स्पीशीज होती है, यहाँ पर आएगा एंडेमिक। फोर्थ वन इज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। सो किसी एरिया में जो प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। एंड इन प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ अगर नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं तो वो एरिया क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर हुआ? यहाँ पर हमने वर्ड पजल भी कंप्लीट किया। देन ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने क्या पढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज। देन बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हुए हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, वो क्या क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। जो प्रोफेसर अहमद चिल्ड्रंस के साथ पहले अबूजू के साथ विजिट पे गए थे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, उसके बारे में, उसकी हेल्प से हमने ये सारा कुछ समझा। देन रेड डेटा बुक जो कि एंडेंजर्ड एनिमल्स का डेटा कलेक्ट करता है। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि बिकॉज ऑफ देयर नीड्स सम बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर्स और समर सीजन। तो उसके बाद रिसाइकलिंग पेपर क्यों है, एंड देन अल्टीमेटली कि हम डिफॉरेस्टेशन से कैसे बच सकते हैं, फॉरेस्ट में रिफॉरेस्टेशन करके, दैट इज की प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। क्लियर है? सो इस चैप्टर में आई होप कि आपको समझ आया होगा। इन केस कहीं भी आपको कोई डाउट्स होते हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन आंसर और इन चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। स्टडी प्रॉपरली एंड थैंक यू।